नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। लेकर आई हूं आज आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी सलाह आपकी ज़िंदगी में सीधे तौर पर काम आने वाली है। और बिना देर करते हुए सीधे आपका परिचय मैं उनसे करा देती हूँ। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बुलियन मार्केट एक्सपर्ट, फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं। मेरे साथ है मिस्टर शरद कोहली। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे, लेकिन शुरुआत करूंगी मैं ग्लोबल सिचुएशंस को लेकर, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है, अमेरिका की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, वेनेजुएला की बात कर लें, अलग अलग देशों की, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ऐसा समय आ गया है ग्लोबल मार्केट में कुछ रिसेशन आपको समझ में आती है कि हो सकती है आने वाले समय में? मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ पूजा, पर हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस ज़रूर करते हैं। और जब हमने दुनिया का इकोनॉमिक एनालिसिस किया अलग अलग देशों का, खासकर उन देशों का जो अपने आप को विकसित कहते हैं जी, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है और अमेरिका है, यहाँ पर ऑलरेडी रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। और जिस तरीके से 2026 की शुरुआत हुई है, तो मैं आप ही के चैनल पर एक और पॉडकास्ट कर रहा था सोने चांदी पर जी, तो वहाँ मैंने एक नई इंडेक्स इजाद की है जो आपके काम की है, आपके सवाल से सीधा सीधा उसका सरोकार है। उसका नाम है TMI। और आप गैस नहीं कर सकते, मैं आपको कहूँ भी गैस करने को तो शो का टाइम वेस्ट होगा। जी, ट्रम्प मूड इंडेक्स, TMI। हम इसको बाकायदा प्लॉट करते हैं क्योंकि वो साहब सुबह कुछ करते हैं, दोपहर में कुछ करते हैं, रात को कुछ करते हैं, अगले दिन कुछ और कर देते हैं। तो ये जो साल की शुरुआत वेनेजुएला और ईरान और ग्रीनलैंड, बेचारा एक शांत पड़ा हुआ देश, बर्फ़ में जमा हुआ, उस पे उनकी नज़र है क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ऐसा लग रहा है पूजा कि हम 2026 की शुरुआत में हम 18वीं 19वीं शताब्दी में चले गए हैं, जब एक देश दूसरे पर हमला कर देते थे, कब्जा कर लेते थे। आपको याद होगा, आपको तो कैसे याद होगा, मुझे भी कहाँ से होगा, 200-250 साल अंग्रेज़ों ने हमारे पर याद किया। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, हमें खूब लूटा, हमारे यहाँ से सब कुछ लूट के ले गए। ऐसे लग रहा है उस एरा में हम वापस जा रहे हैं। तो ये विश्व की शुरुआत 2026 की मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है और टेंशन्स चारों तरफ हैं। हमने ईरान, वेनेजुएला की, ग्रीनलैंड की बात करी, कोलंबिया है, मेक्सिको है, क्यूबा है, जिन देशों के ऊपर टेढ़ी नज़र है वहाँ पर। और हम ना भूलें पूजा, बहुत ज़रूरी बात, रशिया के पास एक जगह है जिसको हम नॉर्डिक रीजन कहते हैं जी, वहाँ पर रशिया के पास मिसाइल्स हैं जिनका नाम ऑर्शनिक है। ये मिसाइल्स न्यूक्लियर हेड्स कैरी करती हैं और शायद सब लोग ना जानते हो क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, पर हमें मजबूरी में करना पड़ता है। इस मिसाइल को उन्होंने अपने साथी देश और मित्र देश बेलारूस में तैनात कर दिया है और इनका मुंह मिसाइल्स का यूरोप के मेन देशों की तरफ, उनके कैपिटल्स की तरफ, उनकी रेंज में कर दिया है। इसमें लंदन है, बर्लिन है, पेरिस है, पोलैंड का वॉर्सो है और ये मिसाइल्स न्यूक्लियर हेड कैरी करती हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि और रशिया यूक्रेन का युद्ध और ज़्यादा घमासान हो चुका है। पहले तो रशिया क्या था कि सिर्फ ईस्टर्न रीजन पर यूक्रेन के कब्ज़ा कर रहा था जी, अब रशिया ने कीव और पोलैंड के पास जो नेटो का बॉर्डर है वहाँ पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो सिचुएशन यहाँ से बहुत बिगड़ती जा रही है और हम तो देखिए यही प्रार्थना करेंगे कि सब ना हो, क्योंकि अगर यहाँ से आगे बिगड़ती है। और दो शब्द मैं जिसको लेके चिंतित हूँ और शायद आपका भी सवाल इसी से संबंध रखता होगा, दो शब्द ऐसे हैं जो अब पहले से कहीं ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला वर्ल्ड वॉर 3, आप तो खुद जर्नलिज्म की दुनिया से आती हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। दूसरा न्यूक्लियर। ये शब्द पहले दोनों, अंग्रेजी में एक शब्द होता है टैबू, कि ये शब्द पहले लेना बहुत बहुत खतरनाक माना जाता था। अब तो इन शब्दों को लेने में ऐसा लगता है कोई हिचकिचाहट ही नहीं होती है। विश्व युद्ध 3 हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आप ही की बातों से आया कि जब विकसित देश, जो अपने आप को विकसित देश मानते हैं, उन देशों में जब इस तरीके के हालात होते हैं तो विकासशील देश उससे अछूते नहीं रह सकते, उन पर निश्चित तौर पर असर होता है। हम अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में, आपको क्या लगता है कि भारत पर इसका कितना असर हो रहा है? कम होगा तो सही। एक अंग्रेजी में शब्द होता है पूजा, उसको हम कहते हैं एंटवाइंड। एंटवाइंड का मतलब होता है अब एक दूसरे से कितने गुथे हुए हैं। तो पूरी भारत तो नारा देता है वसुदेव कुटुंबकम, तो भारत तो पूरे दुनिया को एक परिवार मानता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि परिवार का एक व्यक्ति सफ़र कर रहा हो
और दूसरा व्यक्ति बल्ले बल्ले कर रहा हो कि हम तो बहुत खुश हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जी। तो अगर विश्व प्रभावित होता है तो भारत कुछ हद तक प्रभावित होगा, खासकर पूजा वो क्षेत्र भारत के जो दुनिया से डील करते हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बच्चों को पढ़ने बाहर भेजते हैं, जिनके बाहर में विदेश में बिजनेसेस हैं वगैरह वगैरह। पर बाकी ज़्यादातर देश पूजा यहाँ पर कम प्रभावित होगा। तो हम अगर विकासशील देशों की बात करें, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत ऐसी परिस्थिति में और देशों के मुकाबले मुझे लगता है एक चमकता सितारा रहेगा, क्योंकि वो कम प्रभावित होगा। और हमने देखा अभी कि ट्रम्प साहब का जब मूड बिगड़ता है और वो अभी उन्होंने 500% टैरिफ की, मैं इसी पर ही आने वाली जी थी जी अभी, धमकी, मैं समझ रहा था, 500% टैरिफ की धमकी दी। कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे से कम खुश हैं, कभी वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी इज़ अ वेरी नाइस मैन, कभी वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, और साथ में बोल के और साथ में एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी, साथ में कभी इमिग्रेशन रोक दिया, कभी टैरिफ 25 से 50 कर दिया, अब 50 से 500% की धमकी दे दी। तो कभी वो कहते हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ, कभी कहते हैं मैं कम खुश हूँ, कभी कहते हैं मैं ज़्यादा खुश हूँ। समझ नहीं आता वो कितने खुश होते हैं, कब खुश होते हैं। इसलिए आपने ट्रम्प के साथ वो मूड वाला इंडेक्स मैंने मूड और अगर वो 500% टैरिफ लगा भी देते हैं पूजा, अभी तो उन्होंने धमकी दी है इंडिया पे, ब्राज़ील पे, चाइना पर, रशिया के ऑयल की वजह से, अगर लगा भी देते हैं, मुझे लगता है भारत में ठीक है एक्सपोर्टर्स का नुकसान होगा। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने 50% पे भी काम चल रहा था, कुछ खासकर टेक्सटाइल, ज़्यादातर एक्सपोर्ट तो हमारे बंद हो गए थे, पर कुछ एक्सपोर्ट हमारे 50% के बाद भी हो रहे थे, पर वो भी अब असर होंगे। सर लेकिन जब देखिए, जब अमेरिका या ट्रम्प बात करते हैं 500% टैरिफ की, तो इसका तो मुझे लगता है सीधा सीधा मतलब ये हुआ ना कि आप हमारे यहाँ सामान मत भेजिए। हाँ, यही तो मतलब हुआ इन ना, अदर बिल्कुल वर्ड्स सीधा यही मतलब हुआ कि भाई आप सीधा बोल दीजिए ना। तो इसका असर, जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिया पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 50% टैरिफ लगाकर भी आपने इंडिया की इकोनॉमी पे कितना असर डाल दिया, एक सवाल ये भी है। लेकिन दूसरा ये कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको तो सर नुकसान हो रहा है ना, 50% टैरिफ लगाने के बाद। क्या आप मानते हैं कि उनको नुकसान हुआ है? तो कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं क्या? बिल्कुल। ट्रम्प साहब ये समझ कहाँ रहे हैं? ट्रम्प साहब को कोई सलाह देने वाला भला कौन है? भला वो किसकी सलाह मानते हैं? उनको तो खाली अपने इर्द गिर्द येस मैन जो हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो थोड़ी सी चापलूसी करें। हमारे वो आसिफ मनीर जी हैं, उनके पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख हैं, शाहबाज शरीफ हैं, वो वहाँ आके उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। उनको इस टाइप के लोग चाहिए, उनको सलाह देने वाले लोग नहीं चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, वैसे तो मैं ये झूठ बोलूँगा अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय एक्सपोर्टर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। एक कहावत होती है गांव में पूजा, जिस तन लागे वो जाने। तो जो एक्सपोर्टर्स प्रभावित हुए हैं उनसे आप जाके पूछिए, लोगों की नौकरियों खतरे में आ गई। अब ये 500% अगर लग जाता है तो जो बचा कुचा टेक्सटाइल वगैरह का एक्सपोर्ट चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। पर भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में भरसक प्रयास किए हैं और एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट स्कीम निकाली हैं, एक्सपोर्टर्स को और देशों में मार्केट ढूंढने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया है। लगभग 40 देशों से, नए जगह से हमने FTAs किए हैं। इंग्लैंड के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ किया, UAE के साथ किया, EU से हमारी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। तो ये FTAs से भारत का बिजनेस ठीक है, समय लगेगा। ऐसा तो नहीं है इस नुकसान की भरपाई हम रातों रात कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है 1-2 साल लगेंगे, पर हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। पर आपने जो बात कही पूजा, वो बहुत ज़रूरी है। अमेरिका का क्या होगा जिसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, पैर ही कुल्हाड़ी पर देकर मार दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका में पूजा इस कदर बढ़ गई है कि लोगों में आंतरिक हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से लोग जब जाते हैं सामान लेने, उनका जो ग्रोसरी बिल है, और सोने पे सुहागा, अभी दिसंबर का आंकड़ा आया, मात्र 50,000 नई नौकरियां अमेरिका में निकली हैं। ये वही देश है पूजा जहां पर एक महीने में 2.5-3 लाख नौकरियां निकलती थी। तो नौकरियां निकलनी खत्म हो रही हैं, नया निवेश आ नहीं रहा है। हाँ, वो निवेश जरूर आ रहा है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गन ऑन द हेड, कि जो जहाँ ट्रम्प साहब ज़बरदस्ती करके करते हो कि नहीं करते यहाँ पर निवेश, वो निवेश जरूर आ रहा है, पर नेचुरल तरीके से निवेश नहीं आ रहा है। और आपको सही बात मैं बताऊँ तो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है 2026 में जी। ये मुझे लगता है कि सारी उस इलेक्शन से और उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है बुरी तरह से। कहाँ 50 से ऊपर थी, वो 30 के आसपास आ गई है। मुझे लगता है कि इलेक्शन से ध्यान भटकाने के लिए वो ये ग्रीनलैंड मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए वेनेजुएला ले आया, मैं तुम्हारे लिए क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया भी कल को ले आऊँगा, मैं ईरान में अपना कब्जा करके वहाँ पर जहाँ जहाँ ऑयल है, सोना है, चांदी है, उन जगह पर उनकी नज़र हो रही है।
तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। पर मुझे ऐसा लगता है पूजा कि अमेरिका की जनता बहुत समझदार है, जी। बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। और उनको इलेक्शन में, और पूजा मुझे तो ये भी सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो ये लोग मुझे सेनेट में इम्पीच कर देंगे, क्योंकि अगर आपके पास पार्लियामेंट में पावर नहीं रहती तो प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता जी। है, तो ये मुझे इम्पीच कर देंगे और मैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख दूंगा। कुछ इस प्रकार के भी ख्याल मुझे लगता है उनके दिमाग में आ सकते हैं, क्योंकि हमने 2020 में वो जो नज़ारा था जब लोग कैपिटल हिल पर चढ़ चढ़ के जा रहे थे, आपको जी, याद जी, होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए थे। तो ट्रंप साहब देखिए, ट्रंप मूड इंडेक्स हमने बनाई है, पर ये मूड कहाँ जाता है कोई कह नहीं सकता। पर फिलहाल 2026 की हम हैप्पी न्यू ईयर तो सबको बोल गए, पर मुझे लग रहा है उतना हैप्पी ये वैश्विक तौर पे लग नहीं रहा। अच्छा सर, अब मैं फिर से पहले सवाल में से एक शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया था, रिसेशन का। जी। जब हम ग्लोबली रिसेशन की बात करते हैं जी। तो उस वक्त पर हमारे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, मुझे लगता है कि वो भी बदलने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम जी। एक ही तरीके से, एक ही पैरामीटर पर इन्वेस्टमेंट जी, नहीं कर सकते जी। हैं। तो ये सवाल मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी स्थिति वाकई बन सकती है रिसेशन की, तो ऐसे समय पर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पर इन्वेस्ट करें? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पर, कि मैं चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि रिसेशन अच्छा नहीं है अच्छा पूजा। नहीं है, बिल्कुल। रिसेशन का मतलब है नौकरियों का जाना, रिसेशन का मतलब है सैलरी कट हो जाना, रिसेशन का मतलब है आपके लिए पैसे को जुटा पाना कठिन हो जाना, रिसेशन का मतलब है छोटे बिजनेसेस का बंद हो जाना। तो मैं ये साथ में जोर दे के कहना चाहूँगा कि भले ही काश मैं इसको रोक पाता, पर मैं चाहूँगा कि मेरी ये भविष्यवाणी आर्थिक तौर पर गलत हो जाए। परंतु अगर ऐसा होता है तो आपका सवाल बहुत जायज़ है। ऐसे में आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाती है, और ऐसे में निवेश को हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके 4-5 जगह लगाएं, एक ही जगह को पैसे को ना लगाएं। और 5 मैं निवेश के संसाधन बता देता हूँ। शेयर मार्केट में लगाएं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, जी। तो आप 20,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाएं, किसी से सलाह लेके, किसी एक्सपर्ट से पूछ के। जी। 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। 20,000 रुपये आप एफडी में भी रखें, क्योंकि आपको लिक्विडिटी की कभी भी एकदम ज़रूरत पड़ सकती है। जी। 20,000 रुपये आजकल जो फेवरेट बना हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर में लगाएं, और 20,000 रुपये आप रियल एस्टेट में लगाएं। तो मैंने आपको 5 एवेन्यूज़ बताए हैं। इन 5 एवेन्यूज़ को आप दिमाग में रखें, और ये रिसेशन के टाइम यही एक स्ट्रैटेजी काम करती है। आप पूछेंगे क्यों रिसेशन के टाइम इतना पैसे को फैला क्यों दिया? क्योंकि अगर रिसेशन के टाइम कोई भी सेक्टर प्रभावित होता है तो कम से कम बाकी के 4 सेक्टर्स उसको संभालने के लिए बैठे हैं। 2 प्रभावित होते हैं तब भी 3 बैठे हैं, तो आपका किसी एक सेक्टर में पैसा डूबता भी है तो कम से कम बाकी सेक्टर्स आपको संभाले रखेंगे और आपके पैसे पे एक एवरेज रिटर्न दे देंगे। भाव में आकर निवेश नहीं करना चाहिए, इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी के कहा सुने में आके नहीं करनी चाहिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पूछा, एक कहावत मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, देन यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। आपको अपने पैसे के लिए काम करना चाहिए, बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए। किसी के बहकाए में आके कोई सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, किसी ने कहा देखो भाई 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और बहुत ही चाहे 1-2 महीने लग जाएं, पर सोच समझ के और फैला के अगर रिसेशन आता है तो, पर मैं फिर कहूँगा काश ये ना आए। शरद सर, आप तो बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, लोगों को सलाह देते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। आपको क्या लोगों से मिलकर क्या समझ में आता है कि भारत में खास तौर पर लोग इन्वेस्टमेंट पे फोकस कितना करते हैं, या कम है फोकस, बढ़ाना चाहिए? बहुत कम फोकस है, और आजकल की जनरेशन का बहुत, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूजा के फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में कम है। जो वित्तीय मामलों में जो जानकारी होती है, और आपको हैरानी होगी कॉमर्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं जी वो भी, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर पैसा कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है। लोगों को पैसे की संभाल यहाँ पर नहीं आती। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं, मैंने लोगों के अकाउंट में लाखों रुपए सेविंग्स अकाउंट में पड़े देखे, और सेविंग्स अकाउंट तो आपको मात्र 2.5-3% रिटर्न देता है। कितने आप पैसे की, अगर आपने 10 लाख रुपए, अब चलिए मैं बता, अगर आपने 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में 1 साल के लिए छोड़ दिए तो आपने अपना कम से कम 25-30-50 हज़ार रुपए का नुकसान कर लिया, अनजाने में कर लिया। इसी पैसे को अगर आप एफडी में ही लगा देते, या आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते, आप सोने चांदी में लगा देते तो चांदी हो जाती, पर ऐसे करते तो आप, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी बहुत कम है। और
आप खून पसीने की कमाई, आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो उस पैसे को संभाल के रखना, उस पैसे को सोच समझ के निवेश करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। वरना पूजा, मैं तो ये कहूँगा आप भी कामकाजी महिला हैं, फिर इतनी मेहनत किस लिए? अगर जो पैसे के लिए है ना, तो अगर उस पैसे को हम सोच समझ के नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है ये मेहनत आधी तो आपने बेकार कर दी। आपने अपने खर्चे तो कर लिए, पर उस खर्चे के बाद जो आपको बचा और उसको आपने निवेश किया, वो तो आपने लापरवाही से कर दिया। किसी पार्टी में गए, किसी ने कहा, वहाँ उसके कहने से निवेश कर दिया, किसी दोस्त ने कहा, उसके कहने से निवेश कर दिया, किसी से सुबह सैर करते कोई मिला, उससे निवेश कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल आपके पास इतने संसाधन उपलब्ध हैं निवेश के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल है, आप पूरा रिसर्च करिए, लोगों से बात करिए, विजिट करिए, थोड़ा लेग वर्क करिए और थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम करिए, तब उसके बाद आपको निवेश करना चाहिए। वैसे तो सर आप गोल्ड सिल्वर को लेकर एक सेशन कर चुके हैं मेरी सहयोगी के साथ, लेकिन एक छोटा सा सवाल जो मेरे मन में है, जब गोल्ड में इन्वेस्ट करने का हम सोचते हैं, खासतौर पर महिलाएं जब सोचती हैं तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देती हैं। हमने देखा, आपके हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है? आजकल तो लोग डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, या जो बिस्किट्स हैं वो खरीदने चाहिए, क्या आपके हिसाब से बेहतर तरीका है? देखिए, अगर आपके पास रखने की जगह है, सेफ जगह है, और लॉकर को मैं सेफ पूरी तरह से नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि लॉकर में आपका जो सुरक्षित है सामान, वो केवल आपके लॉकर रेंट से 100 गुना सुरक्षित है। यानी कि अगर आपका लॉकर रेंट 2,000 रुपये है, तो मात्र 2 लाख रुपए तक का सामान उसमें बैंक गारंटी लेगा। उससे ऊपर अगर कल को कुछ लॉकर में हो जाता है तो कोई जिम्मेदारी बैंक की नहीं बनती है। तो इसलिए अगर आपके पास रखने की जगह है सुरक्षित, तो आप फिजिकल लीजिए। पर ऐसा होता नहीं है आजकल के ज़माने में। फिजिकल गोल्ड रख के लोगों की रातों की नींद चली जाएगी अगर आपने थोड़ा गोल्ड रख लिया। तो ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इस समय सबसे सुरक्षित तरीका है। केवल और केवल दिसंबर के महीने में भारत में 11,000 करोड़ रुपए के ETF में गोल्ड के लोगों ने निवेश किया है, केवल दिसंबर के महीने में। इससे, और नवंबर में ये फिगर 4,000 करोड़ से भी कम थी। इससे पता लग रहा है कि लोगों का ETF में कितना भरोसा बढ़ रहा है। डिजिटल गोल्ड की आपने बात करी, डिजिटल गोल्ड को सेबी ने वार्निंग दी है कि इसमें ये रेगुलेटेड नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है, कल को आपका नुकसान हो जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, हमारे पास मत आइएगा कि साहब देखिए मेरा तो पैसा उन्होंने वापस नहीं कर रहे, मेरा पैसा लुट गया, मेरा गोल्ड कहाँ है। तो डिजिटल गोल्ड को मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं ETF को रेकमेंड करता हूँ, फिजिकल को रेकमेंड करता हूँ। ज्वेलरी की जहाँ तक बात है, ज्वेलरी निवेश के लिए नहीं है, ज्वेलरी एक सजावट की चीज़ है। लो कैरेटेज लेके आप पहन सकते हैं, पर ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, ज्वेलरी में इम्प्योरिटीज कट जाती हैं। तो दो ही संसाधन रह गए, या तो ETF या फिर फिजिकल गोल्ड। जी ठीक, चलिए सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि 2026 को लेकर आपने वॉर्न भी किया है, नहीं, समझाया भी लोगों नहीं, को। मैं पूजा आपको टोकूंगा यहाँ पर। मैंने जरूर कहा है कि आर्ट आ रही है, पर साथ में मैंने ये भी जोड़ा है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं वही आगे वही बोलने वाली थी सर, कि आपने साथ में एक उम्मीद भी दी है। मैं वही बोलने वाली थी, एक साथ में उम्मीद भी आपने दी है कि आप खुद चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि रिसेशन किसी भी देश के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ ही आपने बहुत अच्छी सलाह हमारे दर्शकों को दी, इन्वेस्टमेंट की। हर बार की तरह आप दर्शकों को अच्छी सलाह देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 18।